हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम शुरू कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पार्ट 1 से। तो 11वीं में है, कोई 12वीं में भी ये लेसन है। तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। तो हम करेंगे, कुछ परिभाषाएं करेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधन, उत्पादन, उत्पादन के कारकों की परिभाषा। उसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करेंगे और हम देखेंगे कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र अभाव की उपस्थिति में चुनाव के समस्या है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें, व्यक्तिगत स्तर पर देखें, तो किसी व्यक्ति की आय सीमित होती है और उस मान लीजिए 1000 है, किसी व्यक्ति की आय 1000 है, तो वो सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। तो उसे चुनाव करना पड़ेगा और वो चुनाव करेगा अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर या तीव्रता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। मान लीजिए उसकी 1000 है, तो वो पहले अपने भोजन की व्यवस्था करेगा, फिर उसके बाद कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद बच्चों की शिक्षा है और फिर और लग्जरी आइटम्स है। इस तरह से चुनाव करेगा कि उसके जो संतुष्टि हो वो अधिकतम हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि वो रैशनल है और वो सही चुनाव करेगा। ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, यानी पूरे देश के स्तर पर देखें, तब भी किसी देश को या अर्थव्यवस्था को ये देखना पड़ता है कि उनके पास कितने साधन हैं। अब सरकार की आय के साधन तो टैक्स होते हैं, तो अब असीमित नहीं है, वो भी सीमित हैं। अगर असीमित होते तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन मुश्किल यही है कि साधन सीमित हैं। तो इसलिए सरकार को भी ये सोचना पड़ता है कि पहले किस चीज़ का उत्पादन करें, किस प्रकार की सेवाएं दें। पहले लोगों के भोजन की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, फिर उसके बाद रोड्स हैं, डैम्स हैं, है ना, मेट्रो है, रेलवे, बहुत सारे कार्य करने हैं। तो चुनाव करना पड़ेगा, पहले कौन सा बाद में कौन सा, वो प्रेफरेंसेस के आधार पर होगा। तो अर्थशास्त्र अभाव की उपस्थिति में चुनाव की बारे में बताता है ना। तो आप चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो किसी अर्थव्यवस्था या देश के स्तर पर हो। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वो है जो लोगों को अपना जीवन यापन करने के साधन प्रदान करती है ना। जैसे भारत देश है, कोई कारखानों में काम कर रहा है, कोई अपना सब्जी बेच रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था इन सबको अपना जीवन यापन या जीविका अर्जित करने का साधन उपलब्ध कराती है। अर्थव्यवस्था के 3 कार्य हैं। पहला है उत्पादन। अर्थव्यवस्था को पहले उत्पादन करना है, कच्चे माल को फिनिश या अंतिम वस्तु के रूप में उत्पादन करना है। ठीक है ना। कच्चा माल का उपयोग किया, जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े उद्योग है, तो पहले वो कपास लेगा और कपास से कपड़े को बनाएगा। इस तरह से अंतिम उत्पाद बनाएगा। कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। जैसे आप देखिए, गन्ने का अगर उत्पाद हो रहा है तो वो कच्चा माल है, और उससे जब चीनी बना ली जाएगी तो वो अंतिम उत्पाद है। तो क्या है फिर उत्पादन? क्या है उत्पादन? कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। फिर उपभोग क्या है? उपभोग मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपयोग करता है। अब क्या है उपभोग? 2 तरह से हो सकता है। एक तो इमीडिएट है, एकदम आपने करना है, फल हैं, सब्जियां हैं, एक तो आपने उसको खा लेना है। या फिर उपभोग कैसे करेंगे? जो ड्यूरेबल है वस्तुएं हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, आप उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया उपभोग। और पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या है? एक लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। शुद्ध पूंजी संचय है। मतलब क्या है कि जो आपने, जो पूंजी होती है किसी देश की,
वो क्या है? मशीनें हैं, इमारतें हैं, कारखाने हैं, इसके अलावा सड़कें हो गई, डैम्स हो गए, आपकी मेट्रो है, आपका रेल है, मतलब ये सब पूंजी जो है हमारा निर्माण कहलाता है। एक वर्ष के दौरान हमने कितना बढ़ा लिया, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं कि पूंजी निर्माण क्या है। एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च लेखा वर्ष के बीच में आपने कितना पूंजी का निर्माण किया। पूंजी क्या है? फैक्ट्रियां कितनी लगा ली, मशीनें कितनी लगानी, कारखाने कितने खुल गए, और आपके सड़कें कितनी बन गई, डैम्स कितने बन गए। तो ये सब पूंजी संचय, इसको कहते हैं पूंजी निर्माण। संसाधन, यह संसाधन वे वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपयोग आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कोई भी उत्पादन करना है उसके लिए संसाधन चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक किसान है, अगर उसको उत्पादन करना है तो उसे भूमि चाहिए, तो ये एक संसाधन हो जाएगा। ट्रैक्टर है, वो उपकरण है कृषि के, खाद है, बीज है, जी इन चीज़ों का जब वो प्रयोग करता है तो उसके लिए वो संसाधन बन जाते हैं। संसाधन जिनका वो उपयोग आगे के उत्पादन में करेगा, कृषि करने में करेगा। और किसी देश के संसाधन क्या है? वो भूमि भी हो सकती है। भूमि का मतलब यह है कि सिर्फ भूमि नहीं है, उसके अंदर जैसे प्राकृतिक गैस है, तेल है, लोहा है, इस तरह की वस्तुएं, या फिर प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल है, वो कितना उपलब्ध है। तो इस तरह से ये संसाधन होते हैं जिससे कि इनको आगे के उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। और उत्पादन के कारक कौन से हैं? यानी उत्पादन करने के लिए किसी भी बिजनेसमैन को, व्यापारी को या देश को उत्पादन करने के लिए पहले भूमि चाहिए। यानी अगर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस खोलना चाहती हूँ तो मुझे कोई दुकान चाहिए या कोई शेड चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ पर मैं ये अपना व्यवसाय करूँगी। फिर श्रमिक चाहिए और पूंजी चाहिए। पूंजी यहाँ पर मशीनें और इमारतों से हो सकता है, और धन भी हो सकता है। और उद्यम जो है, व्यापार जो है, जो व्यक्ति उद्योग खोल रहा है वो उद्यमी है। तो इन सबको, ये सब मिलके उत्पादन करते हैं, इसलिए उनको उत्पादन के कारक बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर दो है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बीच का अंतर, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। पहले करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटे आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जैसे एक व्यक्ति की आय। अब करोड़ों की जनसंख्या में सिर्फ हम एक व्यक्ति की आय बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा टमाटरों के भाव बहुत बढ़ गए, तो ये लाखों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उसमें हम सिर्फ टमाटर की बात कर रहे हैं। कभी हम प्याज की कीमतें बढ़ जाती तो उसकी बात करते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है। तो उदाहरण के लिए एक, जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें दिए एक फर्म, व्यक्तिगत फर्म। अब इतने सारे फर्में काम कर रही हैं, यानी उद्योग काम कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्तिगत फर्म कैसे अपना जो प्रॉफिट है या लाभ है उसको अधिकतम करेगी। या कोई हाउस होल्ड है, एक परिवार की कोई बात है, जैसे एक व्यक्ति की अगर आय है, वो कैसे उसको खर्च करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि हो। एक फर्म कैसे अपना उत्पादन करेगी कि उसे अधिकतम लाभ हो। तो ये जब एक एक व्यक्ति या एक एक फर्म के बारे में बात करते हैं तो ये एक छोटी इकाई है। इतने बड़े देश में छोटी इकाई है, इसलिए छोटे आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। बाजार में मूल्य के निर्धारण से संबंधित, यानी एक वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मान लीजिए सेब का निर्धारण कैसे हो रहा है, तो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, लेकिन एक वस्तु की हम बात कर रहे हैं, है ना। और ये मानते हैं हम इसमें कि समष्टि चर स्थिर है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण की बात हो रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो जनरल प्राइस लेवल है, कीमत का स्तर है, वो स्थिर है।
अब समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल उल्टा है, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। यानी पूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं हैं उससे संबंधित बात होती है। जैसे कि हम करें मुद्रास्फीति या महंगाई। मुद्रास्फीति महंगाई को कहते हैं। तो महंगाई में अभी सभी वस्तुएं आ गई, उसमें लाखों वस्तुएं हैं, किसी की कम हो रही होगी, किसी की ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि महंगाई हो गई तो हम सभी को मिला के कह रहे हैं कि महंगाई हो गई। तो ये इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप ये महंगाई की समस्या का जो समाधान है, अगर इसके बारे में बात हो रही है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश में कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, एक वस्तु के उत्पादन की बात नहीं हो रही। कुल उत्पादन, सभी वस्तुओं के उत्पादन की बात हो रही है, सामान्य मूल्य स्तर की बात हो रही है ना, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है, एक वस्तु की कीमत की बात नहीं हो रही है। और हम इसमें मानते हैं कि व्यष्टि चर स्थिर है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं को छोटे आर्थिक मुद्दों पर लेता है, एक इकाई के रूप में लेता है। जैसे हमने बताया कि किसी एक व्यक्ति की आय के बारे में ले, एक वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए ले, तो ये सब चीज़ें, या एक फर्म लाभ कैसे कमाती है, तो ये सब है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि जो है पूर्ण अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रूप से सभी मुद्दों को लेकर बात करता है। जैसे हम कहें देश में बेरोजगारी है, अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, सारे देश में अगर बेरोजगारी की बात हो रही है तो ये समष्टि अर्थशास्त्र है। हम पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अगर हम मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं या महंगाई की बात कर रहे हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र है। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि साधन सीमित हैं। आर्थिक समस्या होती ही नहीं अगर साधन सीमित ना होते, असीमित होते, इच्छाएं भी असीमित हैं, तो भाई सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती। लेकिन साधन तो सीमित हैं। चाहे व्यक्तिगत रूप से देखें तो व्यक्ति की आय सीमित है, कितना भी अमीर हो उसको कोई ना कोई कमी तो रहती है, और नहीं तो समय की कमी रहती है ना। वो सोचेगा कि मैं ये काम पहले करूं कि ये पहले करूं। तो इस तरह से संसाधन सीमित है अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें, और पूरी अर्थव्यवस्था में भी संसाधन सीमित है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में पेट्रोल इतना नहीं है, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। ऐसे प्राकृतिक गैस है, और भी कई चीज़ें, कई हमारे पास प्रचुर मात्रा में होंगी तो दूसरे देशों में नहीं होंगी। अमीर से अमीर देश है, उनके पास भी संसाधन सीमित है ना। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका देख लो तो दूसरे देशों से गेहूं मंगाता होगा। तो इस तरह से इनके भी साधन सीमित हैं, और इच्छाएं तो असीमित हैं। इच्छाएं तो हैं कि हम सभी कुछ चाहते हैं। आज मेरे पास साइकिल है तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो BMW चाहिए। तो इस तरह से इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, और साधनों के वैकल्पिक उपयोग है। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल दूध है, अगर दूध को दूध के ही लिए इस्तेमाल होता तो इतना कमी उत्पन्न ना होती, लेकिन दूध से मक्खन बनता है, दूध से पनीर बनता है, घी बनता है। तो एक ही साधन को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए भी कमी उत्पन्न होती है। तो इन्हीं कारणों से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला हम ले रहे हैं केंद्र द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नियंत्रित आर्थिक गतिविधियां कौन सी? चाहे उत्पादन करना है, कंजम्पशन करना है यानी उपभोग करना है, निवेश करना है, जो भी गतिविधियां हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होगा। फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी यहाँ पर निजी क्षेत्र नहीं है, जो भी उत्पादन करेगी सरकार करेगी, जो भी निवेश करेगी सरकार करेगी। यानी कि अगर सड़कें, डैम्स बनाने हैं, मेट्रो चलानी है, रेलवे, जो भी कुछ करना है वो सरकार करेगी। निजी क्षेत्र कोई काम नहीं करता, उनको अधिकार नहीं, सब काम केंद्र सरकार द्वारा ही किए जाते हैं।
और इसका जो मकसद है वो है समाज कल्याण। सरकार समाज कल्याण के लिए काम करती है, ना कि जो प्राइवेट या निजी लोग हैं वो लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। तो निजी क्षेत्र तो है ही नहीं, सिर्फ सरकारी क्षेत्र है, तो समाज कल्याण के लिए ही कार्य होता है। और इसलिए मूल्यों का निर्धारण भी सरकार करती है, हर वस्तु का, चाहे पेंसिल हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे कपड़े हो, साइकिल हो, किसी भी चीज का मूल्य का निर्धारण सिर्फ सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ही उत्पादन कर रही है, तो सरकार ही फिर मूल्य का निर्धारण करेगी। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है या जो सरकारी क्षेत्र है वो सारी गतिविधियों पर हावी है, सभी, क्योंकि करता ही जब सरकार ही सारा उत्पादन कर रही है तो मूल्यों का निर्धारण भी कर रही है, निवेश भी सरकार ही कर रही है, निजी क्षेत्र है ही नहीं, तो इसलिए सारी गतिविधियों पर सरकारी क्षेत्र हावी। दूसरा इसका बिल्कुल उल्टा है मुक्त या बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित आर्थिक गतिविधियां, यानी निजी क्षेत्र है, निजी लोग ही उत्पादन कर रहे हैं, सरकार कोई उत्पादन नहीं कर रही। सरकार ना उत्पादन कर रही है, ना निवेश कर रही है, कोई भी काम सरकार नहीं कर रही है। तो इसमें सारे जो हैं निजी लोग काम कर रहे हैं, और जो सरकार का काम है क्या है, सिर्फ कानून व्यवस्था को देखना और देश की रक्षा करना। बाकी आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, निवेश, सारे काम जो हैं वो निजी लोगों के हैं। तो अगर निजी लोग होंगे तो वो तो अपना लाभ ही कमाने के लिए कार्य करते हैं, समाज कल्याण के लिए नहीं करते। तो उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और कीमतें जो हैं वो कौन निर्धारित करता है, बाजार करता है। यानी कि जो कीमतों का निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होगा। जितनी मांग होगी, जितनी पूर्ति होगी, और जहां पर दोनों बराबर होंगे वहां पर कीमतें निर्धारण हो जाएंगी। तो बाजार कीमतों का निर्धारण करता है, यानी मार्केट जो है वो कीमतों का निर्धारण कर रही है, निजी लोग कीमतों का निर्धारण कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा हो रहा है। तो इसलिए आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र हावी है, क्योंकि उत्पादन सिर्फ निजी क्षेत्र कर रहा है तो वो भी हावी रहेगा। उत्पादन भी कर रहा है, निवेश भी कर रहा है, और वितरण भी कर रहा है, सब कुछ जो है वो प्राइवेट या निजी लोग कर रहे हैं। आजकल ना तो पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था, ना ही पूरी तरह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आजकल होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है यहाँ पर, आर्थिक गतिविधियां मांग और आपूर्ति की मुक्त शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं, लेकिन सरकार द्वारा नियमित होती हैं। ऐसा मतलब निजी क्षेत्र भी है लेकिन सरकार का नियंत्रण भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निजी क्षेत्र काम कर रहा है, सरकार का उन पर कुछ किसी हद तक नियंत्रण भी है। अब इसमें क्या है, जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों काम कर रहे हैं, तो जहां पर निजी क्षेत्र है वो लाभ अधिकतम करेगा अपना, जहां पर सरकार काम कर रही है वहां पर समाज कल्याण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में रेलवे चल रही है, मेट्रो चल रही है, ये समाज कल्याण के लिए है। इसके अलावा कई सरकारी स्कूल हैं, समाज कल्याण के लिए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, तो वो सामाजिक कल्याण के लिए। तो इस तरह से निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं, और निजी क्षेत्र अपना लाभ अधिकतम करने के लिए कर रहा है, और सरकार जो है सामाजिक कल्याण करने के लिए काम कर रही है। कीमतें अगर निजी क्षेत्र है तो बाजार निर्धारित करेगा, और लेकिन आवश्यक अगर वस्तुएं हैं तो उनको सरकार भी निर्धारित करती है। फल राशन की दुकानें हैं तो उनके लिए सरकार कीमतें निर्धारित करेगी। तो इस तरह से दोनों क्षेत्र काम करते हैं, निजी और सरकारी क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो सरकार भी अपना काम कर रही है अपने क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र अपने क्षेत्र में। निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है।